जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 16 प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों अगर ये आपके एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। यहां से आपका कम से कम 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर में। अब कौन सा प्रश्न, कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो कहीं इधर उधर भटकिए मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। लिखिए एजुकेशन योर फ्यूचर विदाउट गैप किए सर्च करिएगा, मुझे मेरा वहां पे आईडी मिलेगा, मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप वहां पे पूछेंगे तो आपका जवाब वहां पे जरूर दिया जाएगा दोस्तों, तो पूछना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतने गर्मी में मेहनत कर रहा हूं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा डिफिनीशन क्या है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। और दोस्तों मैंने पहले से ही लिख रखा है, इसलिए लिख देता हूं पहले से कि अगर वीडियो में इतना मैं मैटर लिखूंगा तो कम से कम ये चित्र दोनों बनाने में और इसको लिखने में 10 मिनट खाएगा। 10 मिनट का वीडियो का लंबा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको वीडियो में बोरिंग फील होगी, आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, वीडियो को देखोगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने दोस्तों पहले से लिख रखा है। अब मैं आपको इतने विधिवत तरीके से समझाने वाला हूं, आप ध्यान दीजिए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, मुझे देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे वर्डों को अगर फॉलो करेंगे तो आप कंफर्म है कि अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, बोला है जब किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश, समांग माध्यम बोलिए या जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम बोलिए, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखिए दोस्तों, जब किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब, जब प्रकाश एक माध्यम से चलता है, जैसे ही दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो उसका प्रकाश जो होता है कुछ विचलित हो जाता है, या तो ऊपर हो जाता है या तो नीचे हो जाता है, ठीक है। अब समझिए दो चित्रों के माध्यम से, ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, प्रकाश ये आपतित है, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। अब ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित मतलब ये झुक जाती है किरण, ठीक है, या तो उठ जाती है, हट जाती है। अपवर्तित किरण मतलब हट जाने वाली किरण है, ठीक है। तो देखिए आप अभिलंब बनाइए, पहले माध्यम को हम लेके बोला किसी समांग माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो पहले माध्यम को हम विरल लेते हैं, विरल माध्यम मतलब वायु, ठीक है, वायु माध्यम लेते हैं। दूसरा सघन माध्यम क्या लेते हैं, कांच। तो दोस्तों ये आपका मान लीजिए कांच है, ठीक है, नीचे यहां से इधर ऊपर हवा है और नीचे क्या है, कांच है। तो जैसे ही हवा से प्रकाश तो आती हुई, यानी वायु में प्रकाश तो आ रही है, आपतित किरण आ रही है, और जैसे ही आ रही, देखिए यहां सीधे आ रही ना, अब सीधे न जाने की बजाय से वो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है, ठीक है। तो झुक जा रहा है, यही आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम यानी परिभाषा होगा दोस्तों, कि जब किसी समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जब पहुंचता है या प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों में पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब पहले माध्यम से चलकर, यानी किसी समांग माध्यम से चलकर जब दूसरे माध्यम में पहुंचता है, तो यहां देखिए दूसरे माध्यम में सीधे न जाकर यह अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, ठीक है, अभिलंब की तरफ, यानी कुछ इसका जो प्रकाश का
किरण है ये विचलित हो जा रहा है, इसके मार्ग में विचलन हो जा रहा है। देखिए यहां मैं बोला कुछ विचलित हो जाता है, तो देखिए सीधे ना जाके नीचे आ गया तो इसके मार्ग में विचलित हो गया, विचलन हो गया, तो यही क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तब, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आने वाली किरण को हम आई बोलते हैं आपतन कोण, और यहाँ पे झुक जाती है जहां पे किरण जो बनता है यहाँ पे कोण, अपवर्तन किरण का कोण, उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। अब दूसरे माध्यम को चेंज कर दिया जाए, यदि हम ऊपर सघन माध्यम कर दें, नीचे विरल माध्यम कर दें, यानी कांच वाले माध्यम को ऊपर कर दें और विरल माध्यम को नीचे कर दें, तो देखिए जब यहां से किरण आएगी तो क्या होगा दोस्तों, ये अभिलंब की ओर ना झुककर ये ऊपर की तरह हट जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अगर नीचे विरल माध्यम रहेगा तो जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, न कि अभिलंब के पास में आएगी, ठीक है। तो यहां पे भी वही होगा दोस्तों, अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, ये आपका अभिलंब है, ये आपका तो कांच है, यानी माध्यम को बांटा गया यहाँ पे, ठीक है। ये अपवर्तित किरण आपको पता है कि क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। जब किसी माध्यम से, यानी जब किसी समांग माध्यम से आती हुई प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों, अगर देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। फिर से समझिए, जब किसी समांग माध्यम से आती हुई प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में, या यदि विरल माध्यम से आती हुई प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरा ध्यान दीजिए, यदि सघन माध्यम से आती हुई प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए अगर विरल माध्यम से प्रकाश आती है और विरल माध्यम से आती हुई प्रकाश क्या होती है, सघन माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो वो क्या होगा दोस्तों, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। प्रकाश क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और यदि प्रकाश क्या होगा, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा दोस्तों, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। समझ में आया दोस्तों, अगर सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अगर दोस्तों यहां विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा दोस्तों, अभिलंब के पास होगी, यानी यहां पर झुक, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। आप यह लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे समझ में आ गया है और ये चित्र भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। इसमें बोला था कि जब किसी समांग माध्यम से चलता हुआ प्रकाश, यानी एक माध्यम से चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग में, अब देखिए दोनों माध्यमों व पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, या तो ऊपर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जब अभिलंब से दूर हो जाता है तब भी बता दिया, और जब अभिलंब की तरफ झुकता है तब भी बता दिया, ठीक है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक है, पर जो किरण आएगी अभिलंब से दूर हट जाएगा। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरण झुक जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गया। इन दोनों फिगर को आप बना लीजिएगा, ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, वो 3-4 परिभाषाएं लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। और जो परिभाषाएं बनेगी इसी चित्र के आधार पर बनेंगी, मैं आपको बहुत विधिवत तरीके से समझा कर बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसको तैयार करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर का कम से कम पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको तैयार करना मत भूलिएगा। या तो प्रकाश का परावर्तन पूछेगा या तो प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा, 2 में से एक जरूर पूछेगा। अब प्रकाश का परावर्तन आपने तैयार किया तो प्रकाश का अपवर्तन भी तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कंफर्म है। ये संभावना 100% है कि पूछा ही पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। कब करोगे लाइक? अरे यार कर दो, अभी क्या जाता है आप लोग का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहले प्रकाश अपवर्तन का आप यहाँ पे संरचना बना लीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे अभिलंब होता है, ठीक है, अभिलंब आप बना लीजिए कि आपतित किरण होती है,
ठीक है। मान लीजिए क्या है, विरल है, ये सघन है, सघन है तो मान लीजिए क्या होगा दोस्तों, झुक जाएगा। ठीक है, प्रकाश क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, लेकिन जाना चाहिए था इसके क्या, सीधा। इसको हम विरल माध्यम मान लेते हैं, इसको हम सघन माध्यम मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा इसको। ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये यहाँ पे देखिए कोण बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये अपवर्तित कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण हो जाएगा। तो चलिए फिर से समझते हैं पहले। अब इन्हीं में जो जो चीज़ें बन रही हैं उन्हीं का आपको डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में जो जो, जैसे कि ये देखिए, अब ये है क्या, आपतन, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये क्या है, आती हुई किरण है, तो इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण की परिभाषा को चलिए यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपतित किरण किसे बोलते हैं, देखो ये आपका ऊपर प्रथम माध्यम होता है, नीचे क्या होता है, द्वितीय माध्यम। पर प्रथम माध्यम को मैंने विरल माना है, द्वितीय माध्यम को मैंने क्या माना है, सघन माना है। ठीक है, आप ऊपर वाले को सघन मानोगे, नीचे वाले को विरल मानोगे, तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ सीधे न आकर इधर थोड़ा ऊपर चला जाता, हट जाता, अभिलंब की तरफ ना आकर अभिलंब से दूर हट जाता। ठीक है, चलिए समझ लीजिए आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है, रेखा जो दिख रहा है, रेखा के ऊपर को हम प्रथम माध्यम बोलते हैं, इसके नीचे को द्वितीय माध्यम बोलते हैं। तो ऊपर से आने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो यानी विज्ञान की भाषा में जब मुझे बोलना होगा तो प्रथम माध्यम से चलने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब देखिए ये नीचे अपवर्तित किरण होता है, तो अपवर्तित किरण का परिभाषा तो आप अपने से खुद बना लोगे, क्यों, द्वितीय माध्यम से। अब ये द्वितीय माध्यम हो गया, तो द्वितीय माध्यम से चलने वाली क्या कहते हैं, किरण को हम क्या, अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये है आपका अपवर्तित किरण, ये है आपका क्या, आपतित किरण। तो प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, उसे समझ लीजिए। देखिए पहले आप सघन माध्यम का डिफिनीशन देख लीजिए। अब तो आपतित किरण आप समझ चुके हैं, सघन माध्यम को देख लीजिए। यदि आपतित किरण अपवर्तित, देखिए दोस्तों, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, यह है अपवर्तित किरण, यह है आपतित किरण, ठीक है, सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाता है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। देखिए यदि ये जो कि आपतित किरण है, अगर यह अपवर्तित किरण है, ठीक है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष क्या हो, झुक जाए, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ। अगर यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा तो समझ लीजिए क्या है, सघन माध्यम है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम हो जाएगा आपका सघन। देखिए यहां लिखा है दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष का सघन माध्यम कहते हैं। अब इसी प्रकार से विरल माध्यम को देख लीजिए। विरल माध्यम किसे कहते हैं, यदि अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ये देखिए अपवर्तित है, ये आप देखिए आपतित है, ठीक है, तो यदि अपवर्तित किरण, तो ये नीचे जो किरण है अपवर्तित है, ऊपर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम जब बोला जाएगा तो इसमें प्रकाश क्या होती है, दूर हट जाती है। अपवर्तित किरण क्या होती है, दूर हट जाती है अभिलंब से। लेकिन अगर सघन माध्यम की बात की जाएगी तो अपवर्तित किरण जो होगा वो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और डिफिनीशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु होता है, यहाँ पे क्या होता है, जहां पर ये प्रकाश आके गिरती है आपतन, यहाँ पे आपतन बिंदु होता है। ठीक है, जब आपतित आती है किरण, आपतित किरण आती है जहां पर मिलती है दूसरे माध्यम में जाने के लिए, उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। अब आपतन बिंदु का परिभाषा आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, जहां पर आकर आपतित किरण गिरती है या मिलती है, जिस बिंदु पर, इस तरीके से देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सब परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर पूछा जा सकता है तो वह विकल्पी के रूप में पूछेगा कि जब जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वहां बहुत सारे बिंदुओं को ऑप्शन में दे देगा, तो आपको टिक करना होगा। वह विकल्पी के रूप में पूछ सकता है, ऐसे आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या, प्रकाश अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। एक अलग से स्केच आप बना लीजिए, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में से भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का कारण है। देखिए प्रकाश का जो
चाल होता है, जैसा माध्यम रहता है उस तरीके से चलता है। ठीक है, जैसे विरल माध्यम अभी आपने बताया और सघन माध्यम के बारे में मैंने आपको बताया। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का कारण कहते हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। समझ में आया दोस्तों। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रकाश अपवर्तन से संबंधित कुछ इसके व्यवहार, प्रकाश अपवर्तन से संबंधित इसके कुछ व्यवहार देख लेते हैं, इसके क्या व्यवहार हैं। व्यवहार अभी आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि व्यवहार उसका क्या होता है प्रकाश अपवर्तन का। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगला स्केच है प्रकाश के अपवर्तन में कुछ व्यवहार। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यावहारिक उदाहरण, चलिए इसके उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन के कारण, देखिए मैंने पहला लिख रखा है उदाहरण, इसके कारण किसी गिलास में डूबी हुई छड़ टूटी या मुड़ी कह सकते हैं, हुई प्रतीत होती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन के कारण मान लीजिए कोई कांच का गिलास हो या बीकर हो, ठीक है, आपके पास या कांच का गिलास हो या बीकर हो, तो अगर इसके अंदर हम मान लीजिए कोई छड़ या पेंसिल या कलम कुछ भी डाल देते हैं, इसमें लकड़ी कुछ भी डाल दीजिए, तो अगर इसमें डालेंगे, अगर इसमें पानी भरा रहेगा, ठीक है, तो अगर पानी रहता है इसमें तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी ये पेंसिल होती है अगर इसमें डाले रहते हैं तो थोड़ा सा हमें तिरछा महसूस होता है, यानी टूटी हुई महसूस होती है। देखिए ये पेंसिल है तो ऐसा लगता है जैसे ये क्या है, टूटी हुई, रखे रहते डालते तो आप सीधे हैं पेंसिल को, लेकिन वह बाहर से देखने पर हमें तिरछा या टूटी हुई दिखाई देता है। तो यह क्यों दिखाई देता है दोस्तों, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है दोस्तों, ये तिरछा दिखाई देता है, यानी टूटा हुआ दिखाई देता है। अगर कोई भी ग्लास हो, कांच का ग्लास, उसमें आप ट्राई करिएगा, ठीक है, कोई कांच का ग्लास हो या बीकर आपके पास हो तो उसमें एक पेंसिल डालिएगा, ठीक है, या कोई छड़ आपके पास हो, सीधी चीजें हो, ठीक है, मान लीजिए कोई पेन ही आपके पास सीधा हो तो उसको पानी में डालिएगा, पानी साफ होना चाहिए, गंदा नहीं। तो देखेंगे आप बाहर से देखेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा तिरछा दिखाई देगा, टूटा हुआ दिखाई देगा। ऊपर से देखेंगे तो सीधा आपका सही दिखेगा, लेकिन बगल से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो क्या है, आपका टूटा हुआ है, उसमें पेंसिल क्या है, टूट चुका है। तो दोस्तों ये किसके कारण दिखाई देता है ऐसा, ये प्रकाश अपवर्तन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है दोस्तों, इसके कारण ही तालाब की गहराई इसके वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। तो दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण ही जो तालाब की गहराई होती है, देखिएगा इसे कहीं कभी आप जाते होंगे तालाब वगैरह में नहाने के लिए, या आप देखेंगे अगर पानी साफ है तो ऐसा लगता है पानी बहुत कम पानी है, ठीक है, जब आप उसमें कूदते हो नहाने के लिए तो देखते हो पानी आपका कहीं यहाँ, देखने में तो ऐसा लगता है कि घुटने तक ही है, लेकिन जब आप कूदते हो पानी में नहाने के लिए आपको गर्दन तक पानी रहता है, आपके बराबर पानी रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये पानी कम दिखने का रीजन यह है, यह प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वहां पर पानी हमें गहराई कम दिखाई देती है तालाब की। ठीक है, आप छिछले जल को देखिएगा, जैसे हम मान लीजिए जैसे पूरा तालाब है, पानी वहां पे साफ है तो आप देखेंगे मिट्टी दिखाई दे रहा है अंदर की, अब पानी बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यह इसलिए ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, लेकिन अब जब देखेंगे वास्तविकता देखेंगे उसकी तो गहराई काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्रकाश के तो इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण में इसके कारण ही तालाब की गहराई इसके वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। अब तीसरा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, धरातल पर वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसी कारण ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। यानी धरातल यानी पृथ्वी पे क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दोस्तों जो ऊंचाई पर वायुयान उड़ता है, जो जहाज हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो काफी ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर उड़ते नहीं, मान लीजिए वो 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बादल के ऊपर ही उड़ते हैं। ठीक है, बादल आपके 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर बादल रहते हैं जो बारिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहां उसके ऊपर से उड़ता है तो ऐसा लगता है बहुत ऊपर है, जैसे कि 2500-3000 किलोमीटर ऊपर। तो जी नहीं दोस्तों, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत ऊंचाई पर दिखाई देता है वायुयान। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से यहां तक समझ चुके हैं। तो अगला स्केच है आपका पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन को समझ लीजिए, चलिए समझा देते हैं पार्श्विक विस्थापन है क्या। जब प्रकाश कांच स्लैब से गुजरता है,
यानी कोई कांच है, इसमें से प्रकाश जब गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। तो इनके बीच जो लंबवत दूरी बनेगी, सीधे दूरी बनेगी जो, वो क्या होती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए, जब प्रकाश कांच स्लैब से गुजरता है, तो मान लीजिए यह क्या है, कांच है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, गुजरता है, तो जब यह गुजरता है तब निर्गत था आपतित किरण के बीच, तो यहां से जहां पे जाके गुजरा है और इसके बीच की जो दूरी होगी वह पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। समझ में आया दोस्तों? यानी जहां से प्रकाश चलकर यहां से स्लैब से गुजरता है, गुजर कर जहां पे रुकता है, यानी प्रकाश जहां पर जाके किसी बिंदु पर पड़ता है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लंबवत दूरी, यानी सीधी दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक। तो चलिए अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, यहां पे मुख्य दोस्तों जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगला जो स्केच है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगले स्केच को आप काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वह आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर देकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम देख लेते हैं अगला स्केच, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिए, नहीं तो आपका 2 नंबर यहां से छूट जाएगा। जब भी पूछेगा 2 नंबर का यहां से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बने रहिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने के लिए यदि आपसे बोलेगा तो आपको 2 नियम लिखना होगा। इसके 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, इस तरीके से बोलेगा, या आपसे बोलेगा प्रकाश के परावर्तन में, दोनों नियम लिखने के लिए बोलेगा, या तो आपसे बोल देगा कि इसके दूसरे नियम को लिखिए। ठीक है, दूसरे नियम में क्या होता है उसको मैं विधिवत तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। तो देखो दोस्तों, प्रथम नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपने भी यही पढ़ा था कि आपतित किरण, अब इसके जगह परावर्तित किरण था उसमें, ठीक है, तथा आपतन बिंदु भी था, वहां पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वहां पर भी आपने पढ़ा था। बट आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि तीनों एक ही तल में होते, तो मैंने सिर्फ बताया था आपको कि खींचा गया अभिलंब क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। मैंने आपको वहां पर ये बताया था। ठीक है, परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन में। अब प्रकाश के अपवर्तन में पहला नियम वही होगा, सिर्फ चेंज होगा, यहाँ आपतित किरण परावर्तित किरण था वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण की जगह पे आपतित किरण का आपतित किरण ही रहेगा, लेकिन जो परावर्तित किरण है उसकी जगह पे आपको कर देना है अपवर्तित किरण। तो जो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम था वही प्रकाश के अपवर्तन का भी प्रथम नियम होगा। ठीक है, लेकिन अब द्वितीय नियम को समझिए। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम ये द्वितीय है। तो द्वितीय में आपसे क्या बोलेगा, देखिए बोला है, इसका नियम क्या होता है द्वितीय नियम, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है, आपतन कोण क्या होता है आई की ज्या को हम बोलते हैं साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण आर होता है, तो इसकी ज्या को बोलते हैं साइन, पर समानुपाती होता है। तो यानी साइन ई होता है, जो देखिए मैंने यहाँ पे ज्या होता है साइन ई को हटाकर क्या लिखेंगे हम, आई। ठीक है, साइन आई समानुपाती बोला है क्या, कोण, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा साइन आर, क्योंकि बोला है ज्या, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर। ठीक है, अब आपको इसमें क्या बताना है, ध्यान दीजिए। अब हम इसको अब समानुपात हटाएंगे, तो जब यहाँ पे हम समानुपात हटाएंगे तो यहाँ पे नियतांक आएगा, यानी क्या आएगा, साइन आई बराबर क्या, एक नियतांक आएगा n। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे साइन r। अगर हम n बराबर निकालेंगे तो साइन r बटे में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आई अपान साइन r। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल कर आपके सामने आएगा। ठीक है, अब एक बात सीखने वाली और है, द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में यही बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, स्नेल का नियम, अगर आपके एग्जाम में बोल देता है स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको क्या करना है, पहले इस पूरे को लिखना है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन,
पर समानुपाती होता है। आपको लिखने के बाद इस फार्मूले को लिख देना, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका स्नेल का नियम। आपसे अगर प्रकाश के परावर्तन का यदि आपसे बोला प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, आप इन दोनों को लिख दीजिएगा। यदि आपसे प्रकाश का अपवर्तन न पूछकर, इसके नियम को न पूछकर आपसे सिर्फ बोल दे स्नेल का नियम लिखिए, तो स्नेल का नियम लिखने के लिए जब बोलेगा तो आपको सिर्फ द्वितीय नियम को लिखना है, क्योंकि द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? द्वितीय नियम जब लिखिएगा तो पूरा सेम लिखने का बात देखिए, एकदम सिंपल सा है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की जा, यानी जो आपतन कोण आई की जा फिर अपवर्तित कोण, यहां देखिए आपतन कोण फिर अपवर्तन कोण कि जा साइन पर समानुपाती होता है, यानी साइन जा मतलब साइन बोलते हैं, ठीक है, पर समानुपाती होता है। आपतन कोण आई होता है, फिर अपवर्तन कोण आर होता है, मैंने आपको इसके पहले बताया। तो इन दोनों की जा यानी साइन का अनुपात क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है, ठीक है। तो समानुपाती आप कर दीजिएगा, यही हो जाएगा स्नेल का नियम। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला स्केच डाल लीजिए, अपवर्तनांक। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तनांक या अपवर्तनांक लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 और माध्यम 2 में v2 है, तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो हो जाएगा 1n2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो मैंने माध्यम 1 में v1 मान रखा है और माध्यम 2 में v2, तो v1/v2 हो जाएगा 1n2 बराबर, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो वहां माध्यम का नाम दिया रहेगा, माध्यम से वायु हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब माध्यम के नाम है, ठीक है। तो माध्यम का नाम दिया रहेगा, फार्मूला आपका यही है। अगर माध्यम चेंज कर देगा, जैसे दे देगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाले, तो वायु को हम बोलते हैं एयर, कांच को बोलते हैं ग्लास, तो यहां पे हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर लिख दिया जाएगा, जहां 1 और 2 है, यानी पहला माध्यम दूसरा माध्यम, इसको हम इस रूप में लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आपका पहला फार्मूला निकलेगा अपवर्तनांक का। अब अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध देखिए, तो देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात, यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात यानी वायु में प्रकाश की चाल को हम c से व्यक्त करते तो ऊपर c, अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते तो हम यहां से n लिखेंगे। फिर माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में vm कर देंगे, ठीक है। माध्यम जो दिया रहेगा इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। vm माध्यम लिखा था मैंने, इसलिए माध्यम लिख दिया vm, ठीक है। इस फार्मूले को भी लिख दीजिए। अब इस चैप्टर का लास्ट स्केच देखिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। कांच के सापेक्ष, कांच बोले तो ग्लास के सापेक्ष यानी अपवर्तनांक वायु का क्या होता है? इसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी g, तब यहाँ पे a हो जाएगा na, ठीक है। यानी क्या होगा, उसी का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिखा है, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस फार्मूले को तैयार रखिएगा, इसका हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन भी किस तरीके सॉल्व किया जाएगा, तो आपको फार्मूला भी सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी सब समझ में आ जाएगा। मैं आगे आपको क्वेश्चन अगले वीडियो में कराने वाला हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब अगले वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा। और दूसरी फायदा यह है कि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो आप फ्री में पूरा पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी आने वाले समय में, वो भी ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम आपका 4 से 5 या 6 महीने रह जाएगा, वैसे ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, इस चैनल से जुड़े और इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।